हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे और इन 3 माह में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी उसने तो मेरे होश ही उड़ा कर रख दिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर यहाँ गाँव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून तरीके से गुजरेगी, मगर ये यहाँ के लोगों के रहन सहन और तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ, तौबा तौबा, उसे तो देखकर ही मेरा वजूद कांप जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा हो। जेठानी तो अपने शौहर की दीवानी थी, उसका तो बस न चलता जेठ को कमरे से बाहर कदम भी न रखने दे। ये बांस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी जिसामत। पहले पहल तो जेठ को जब पहली मर्तबा देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि किस कदर कसरती जिस्म मेरे जेठ का है। यकीनन पहलवानी करते होंगे, मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई मसरूफियात नहीं। सुबह सुबह घर से देसी घी के पराठे खाकर निकल जाते हैं और फिर रात को ही घर आते हैं। जेठ बहुत ही कम गो थे, उनके काम से काम रखने वाले। कुछ मैं भी इनसे झिझकती थी, इसीलिए अपने काम से ही काम रखती थी। मेरी देवरानी बड़े ही अच्छे अखलाक की मालिक थी, मगर थोड़ी नखरीली थी। जैसे ही जेठ घर आता तो झट से मुझे चूल्हे से आगे से हटाकर कहती, हटो जी, मेरा मियाँ आ गया है, अभी शोर मचा देगा कि लस्सी और पराठा लाओ, तुम बाद में अपनी रोटी बनाती रहना। वो मुझे हटाकर फौरन बड़े बड़े पेड़े लेकर 6-7 पराठे बनाती और 7 लस्सी का जग लेकर जेठ को पेश करती। सहन में ही बिछी चारपाई पर मेरा जेठ बैठकर खाता और देखते ही देखते सारे पराठे लस्सी सब खत्म कर देता। तो इन्हें देख देख कर मैं हैरान होती थी कि आखिर ये सांड जैसा इंसान इतना सब कुछ खा कैसे लेता है। ये तो जेठानी की ही हिम्मत थी जो इस जैसे शख्स को अभी तक बर्दाश्त कर रही थी। जेठ के मुकाबले में मेरा शौहर तो बड़ा ही मासूम और भोला भाला था। शादी के 3 माह हो चुके थे, मगर अभी तक हमारे बीच बाकी मियाँ बीवी जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी थी। शायद वो इसलिए भी कि मैं पढ़ी लिखी थी, जबकि मेरा शौहर मैट्रिक तक ही गांव के स्कूल में पढ़ा था। मैं जब जेठ और जेठानी को मीठी बातें करती देखती तो मेरा भी दिल करता कि शौहर के साथ मेरी भी मोहब्बत भरी बातें हों, जैसे जेठ जी अपनी बीवी से करते हैं। मगर मजाल है जो मेरा शौहर बड़े भाई से कुछ सीख ही लेता। अमजद मेरे खाला का बेटा था और बचपन से ही मेरी इसके साथ मंगनी हो चुकी थी। मैंने बीए तक मुकम्मल तालीम हासिल की और फिर मेरा रिश्ता मेरे शौहर अमजद के साथ तय कर दिया गया। बड़ा जेठ भले ही खालाजाद था, मगर मुझसे बहुत ही कम बात किया करता। मैंने भी ये बात नोट की थी कि जेठ और जेठानी में बहुत मोहब्बत है। सारा सारा दिन जेठानी अपने शौहर की तारीफें करती रहती। जैसे ही शौहर घर आता तो उसकी देखभाल में लग जाया करती। जेठ ने घर में गधों की जोड़ी भी पाल रखी थी, जिनका वो बहुत ख्याल रखते। एक रोज रात का वक्त जब मैं किसी काम से सेहन में आई तो सेहन के पिछले हिस्से में मुझे बर्तन खटकने की आवाज आई। शोर सुनकर थोड़ी खटकी। इस वक्त तो सब सो जाया करते थे, फिर मवेशियों वाले हिस्से में ये खटपट कैसी थी। चौंकते हुए धीरे धीरे कदम घर के इस पिछले हिस्से की जानिब बढ़ाने लगी, जहां पर जेठ जी अपने कुछ जानवरों को बांध कर रखते थे। जैसे ही कुछ आगे बढ़कर मंजर देखा तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखें तो जैसे हैरत से फैल चुकी थी। इससे पहले कि जेठ की नजर मुझ पर पड़ती मैं बौखलाकर फौरन वापस भागी, मगर तभी मेरा पैर बाहर खुले रखे गमले से टकराया तो मैं गिरने से बच चुकी थी, मगर वो गमला टूट चुका था। उसी के साथ ही जेठ जी की भारी भरकम आवाज पहुंची, कौन है वहां, सामने आओ। मगर मैं वहां पर रुकी नहीं। पसीने से पूरा वजूद शराबोर था। भागकर कमरे में आ गई, दरवाजे को लॉक लगाया और दरवाजे के पीछे खड़ी गहरी सांस लेने लगी। मेरा शौहर तो बेखबर सो रहा था, जबकि मुझे अपने कमरे के बाहर तक कदमों की चाप सुनाई देती थी। शायद जेठ को शक हो चुका था कि मैं ही उसे वहां देखने गई थी। मुझे तो अपना वजूद लरसता हुआ महसूस हो रहा था। शर्म से पानी पानी हो चुकी थी कि सुबह कमरे से बाहर कैसे निकलूंगी। वहीं बेड पर टेक लगाकर बैठ गई, पानी का गिलास लबों से फौरन लगा लिया। आखिर ये जेठ जी वहां क्या कर रहे थे? सोच सोचकर ही मुझे तो उबकाई सी आने लगी थी। सुबह हुई तो सोचा कि इस बारे में जेठानी से बात करूंगी। आखिर इस बात से कितनी सच्चाई है, वो अपने शौहर से इस हरकत के बारे में जानती भी है या नहीं। मैं जेठ जी की नजरों में दिखने में मुकम्मल तौर पर कतरा रही थी। मैंने और जेठानी ने नाश्ता बनाकर अपने अपने शौहरों को दिया। दोनों भाई बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे थे। मैंने गौर किया था कि जेठ जी बड़े ही गौर से मुझे घूर रहे हैं। उनकी नजरों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए हुए थी। मुझसे तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। जैसे ही मेरा शौहर और जेठ घर से गए तो मैं सीधा जेठानी के कमरे का रुख कर चुकी थी। वो कमरे पर मुस्कुराहट सजाई गुनगुनाती हुई अपने बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी।
मुझे देखकर बोली, आओ फरखंदा, कैसे आना हुआ, बैठो। मैंने जेठानी को देखा तो मुतसब्बिब सी होकर बोली कि नहीं, मैं बैठने नहीं आई, दरअसल मुझे आपसे बात करनी है। जेठानी कहने लगी कि हाँ बोलो, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने डरते डरते वो सारा मंजर जेठानी के कोश गुजार गया जो रात को देखा था। मुझे तो लगा था मेरी बात सुनकर उन्हें हैरत होगी, वो हैरत से ये बेयकीनी से मुझे देखेंगी, मुझे डांटेंगी, मगर अगले ही पल इनका फलक शगाफ कहका गूंजा था। इनके कहके से तो मुझे मजीद हैरत में मुब्तला कर दिया था। वो कहने लगी कि आपा, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इनको गधी का दूध निकालते हुए देखा था। मेरे अल्फाज सुनकर जेठानी ने बड़े ही प्यार से मेरे गाल को सहलाया और फिर कहने लगी कि मैं तो समझ रही थी शहरी लड़की हो, समझदार होगी, हर बात से वाकिफ होगी, मगर तुम तो बड़ी भोली निकली। जेठानी की दो मायनी जुमले मुझे मजीद झुंझलाने पर मजबूर कर चुके थे। मैं कहने लगी कि क्या मतलब, आप जानती हैं कि आपके शौहर गधी का दूध पीते हैं। तो जेठानी हंसकर कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे शौहर ही के कहने पर तो पीते हैं, मैं नहीं तो उनको वो सलाह दी थी ये वाली। तभी तो देखो अपने जेठ को कैसे कसरती जिस्म है, कितनी ताकत है इनमें। ऐसा ताकतवर मर्द तो पूरे गांव में क्या, हमारे पूरे खानदान में कहीं मौजूद नहीं है। अकेले ही वो काम कर जाते हैं जो 10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। ये सिर्फ और सिर्फ इस गधी के दूध की लज्जत ही है और इसी की बदौलत है। मेरी मानो तो तुम भी अपने शौहर को 1-2 घूंट पिला ही दो। ये बात जेठानी ने आंख दबाकर कही थी, जबकि मैं तो लरस कर रह गई थी। फौरन नफी में सर हिलाया। जेठानी के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं इनके कमरे से वापस आ गई। बार बार जेठ का वो पहलवानी वजूद मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। तो क्या जेठ सच में रोजाना गधी का दूध पीता था, मगर क्यों? ये अल्फाज मेरे दिमाग में हलचल से मचा चुके थे। मेरी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही माह गुजरे थे कि मेरी जेठानी की तबीयत खराब रहने लगी। एक रोज खाना बनाते हुए चकरा कर गिर गई। मैंने फौरन अपने शौहर को फोन किया। जेठ और मेरा शौहर घर आ चुके थे। जेठानी जी को लेकर अस्पताल गए तो जो बात सामने आई वो बड़ी ही परेशान कुन थी। मेरी जेठानी को ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर जेठ को पता नहीं चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने पहले ही मर्तबा अपने जेठ को इस कदर रोते हुए देखा था, वरना हर वक्त उनके चेहरे पर सख्ती रहती थी। आज तक उन्हें कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। हाँ, अलबत्ता वो अपनी बीवी से बहुत खुश थे। उनको यूं रोता हुआ देखकर मेरी भी आंखों में नमी आ चुकी थी। दोनों में तो मोहब्बत बहुत ही थी। भला वो अपनी बीवी का यूं जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने अपनी जेठानी की भरपूर खिदमत करना शुरू कर दी। अच्छे से अच्छी दवा उनको दी जा रही थी। मैंने उनके लिए इस रात दूध गर्म करके पिस्ते बादाम डालकर जब उनके लिए लेकर जाने लगी कि तभी कमरे से मेरे जेठ निकले। मेरे हाथ में दूध का गिलास देखकर मुझे देखा और कहने लगे, ये दूध किसके लिए लेकर जा रही हो? मैंने डरते डरते कहा कि जी, जेठानी के लिए। उन्होंने फौरन से गिलास को झटक दिया। कहने लगे कि नहीं, इसे इन आम दूधों की जरूरत नहीं है, इसके लिए मेरा प्यार ही काफी है। उन्होंने वो दूध का गिलास वापस भिजवा दिया था और फिर कुछ देर बाद एक मर्तबा फिर जेठ घर के पिछले हिस्से में चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था जब वो एक गिलास में गधी का दूध निकाल कर अपने कमरे में जा चुके थे। मैं सोच में पड़ चुकी थी कि क्या जेठानी भी गधी का दूध पीती है? आखिर ये क्या चक्कर था? यूं ही सोच में पड़ी हुई मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा शौहर ऊँघ रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। शादी के इतने माह गुजर जाने के बावजूद मेरे शौहर ने आज तक मुझसे मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी। अगर मैं शौहर से मोहब्बत भरी बातें करने की कोशिश भी करती या उनके करीब भी जाती तो वो मुझे खुद से दूर कर देता और कहता कि मुझे नींद आई है। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर बोझल कर दिया करती थी। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो शौहर मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता था? दिल में ये सोच आने लगी कि कहीं शौहर किसी और को पसंद तो नहीं करता, तभी वो मुझे खुद से दूर रखता है। मैंने सोच लिया कि सवाल का जवाब अपने शौहर से लेकर ही रहूंगी। आखिर को मेरी भी जिंदगी थी, कुछ ख्वाहिशात थी, अपने शौहर पर हक रखती थी। मैंने अपने शौहर को जगाया ही था कि तुम्हें मुझे जेठ के कमरे में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मेरी जेठानी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज ने तो जैसे मेरे शौहर को भी उठाकर बैठा दिया था। भाग कर मैं उनके कमरे में बाहर गई। जेठानी अभी तक मुसलसल चिल्ला रही थी। जी चाह के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाऊं, मगर फिर मुझे ये मुनासिब ना लगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जेठानी को बुलाने लगी कि आपा, खैरियत तो है? आप चीख क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मगर इसी के साथ जब दरवाजा खुला तो मेरे होश उड़े थे। जेठानी खून से लथपथ थी। उसके कपड़े और चेहरों पर खून से भरा हुआ था। जेठ हवास बागता था। अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया, मगर उसके दिमाग की नस फट चुकी थी। दिमाग की नस फटते ही नाक, मुंह और कान से खून बहने लगा था। हमारी जेठानी हमें छोड़कर जा चुकी थी। मुझे भी अपने जेठ के जाने का जेठानी के बहुत गम लगा था, मगर जेठ तो जैसे गम से निढाल ही हो चुके थे। कितने ही रोज तक तो किसी से बात तक ना की, अपने ही आप में मगन रहे। मगर शायद वक्त के साथ साथ जीना ही पड़ता है। जेठ सुबह सवेरे उठते तो अब उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आ चुकी थी।
देसी घी के पराठे बना बना कर मेरे बाजुओं में दर्द शुरू हो जाता, मगर मेरे जेठ का पेट था या कुआं भरने का नाम ही ना लेता। शुरू शुरू में मैं इनकी जिम्मेदारी निभाती रही, मगर धीरे धीरे मेरा दिल ही बड़ा बेजार सा होने लगा था। एक तो मेरे शौहर की मुझ में आदम दिलचस्पी ने तो वैसे ही मुझे परेशान करके रखा था। इस रोज तो मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में शौहर से बात करके रहूंगी। क्या वो किसी और को पसंद करता है या मैं ही बदसूरत हूँ? आखिर क्यों वो बहुत खुद से दूरी इख्तियार करता है? मैं पास आने की कोशिश भी करूं तो वो मुझे खुद से दूर छटक कर अलहदा हो जाता है। इस रात जब शौहर घर वापस आया तो एक मर्तबा फिर खाना खाते ही अपने बड़े भाई के पास बैठा। मैंने ये सब बात नोट की थी कि जब से जेठानी का इंतकाल हुआ है, मेरे जेठ ने गधी का दूध पीना भी बंद कर दिया है। जब तक जेठानी जिंदा थी वो रोजाना गधी का दूध पिया करते थे, मगर इनके मरने के बाद तो जैसे वो भूल ही चुके थे कि उन्होंने कब गधी भी पाल रखी है। इस रात तो मेरे शौहर से बड़ी देर तक बातें करते रहे। मैं कमरे में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। जब शौहर कमरे में आए तो फौरन ही लेटने लगे, मगर मैंने उन्हें रोका। उनके सामने जाकर बैठ गई तो वो भी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहने लगे कि क्या बात है ये फरखंदा, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने दो टोक अल्फाज में अपने शौहर से कहा कि आखिर क्या सच्चाई है, आप मुझे बताएं। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या आपके दिल में कोई और है? ऐसा कहते हुए मेरी आवाज रिंध चुकी थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू कर रही थी। मेरा शौहर मेरी ये बात सुनकर मेरे हाथ अपने हाथों में पकड़ चुका था। कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है फरखंदा, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? उल्टा मैं तुम्हारे सामने खुद को कमतर समझता हूँ। शौहर के ये अल्फाज सुनकर मैं फौरन उसके लबों पर हाथ रख चुकी थी। मैंने कहा कि नहीं, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, मगर आपका यूं मुझसे दूर रहना, मुझसे अपने हकूक ना लेना, आखिर मैं इस सब का क्या मतलब समझूं? मेरे शौहर ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे टालकर दोबारा सोने के लिए लेट चुके थे। अचानक वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कुछ तो था जो मुझसे छुपाना चाहते थे। मैं भी दूसरी जानिब चेहरा किए लेट चुकी थी। जब से जेठानी की वफात हुई थी जेठ जी काफी कमजोर रहने लगे थे। उनका वो कसरती जिस्म तो जैसे ढलने सा लगा था। इनकी रंगत पीली पड़ने लगी थी और वो बेहद कमजोर दिखाई देने लगे थे। हर वक्त खांसते रहते और बीमार रहने लगे थे। इनकी ये हालत शायद जेठानी की जुदाई की वजह से हो चुकी थी। सुबह हुई तो एक मर्तबा फिर घर के कामकाज में मैं मसरूफ हो गई। इस शाम बड़ी ही अजीब सी बात हुई। दरवाजे पर अचानक दस्तक होने लगी। इस वक्त तो मेरा शौहर और जेठ घर नहीं आते थे, मगर जब दरवाजा खोलकर देखा तो जेठ जी खड़े थे और मेरा शौहर इनके साथ नहीं आया था। मैंने जेठ जी से पूछा कि मेरा शौहर कहाँ रह गया है। कहने लगे कि वो अभी जमीनों पर कुछ काम कर रहा है, आ जाएगा थोड़ी देर तक। इतना कहकर वो कमरे में गए और फिर अपने कपड़े उठाकर गौसल खाने में चले गए। मैं भी सहन में झाड़ू देने लगी। जब वो नहाकर निकले तो यूं बुनियान पहने ही बाहर आ गए थे। इन्हें देखकर तो जैसे मैं झींप सी गई। फौरन रुख फेर कर वहां से कमरे में चली गई, मगर जेठ अपने ही धुन में गुम हो गए। रोज उस रोज के बाद घर के पिछले हिस्से में गया था और फिर जब वापस आया तो एक डोल दूध का भरा लाया था। ये दूध गधी का था, मैं जान चुकी थी। उन्होंने वो दूध अपने मुंह को लगाया और देखते ही देखते सारा डोल पी गए। अपनी मूंछों पर लगा दूध साफ करके डकार मारते हुए वहीं सहन में बैठ गए थे। मैं यूं ही काम करने में मसरूफ थी। मुझे लगा मेरा जेठ जैसे मुझे तीखी नजरों से घूर रहा हो। मैंने अपने सर पर दुपट्टे को ठीक किया और वहां से जाने लगी कि तभी जेठ ने मुझे आवाज दी। न जाने क्यों मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी, मगर इनके बुलाने पर मैं झिझकते हुए बोली कि जी कोई काम था। उन्होंने मुझे सरता पैर गौर से देखा, फिर कहने लगे कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। रीढ़ की हड्डी तक में मेरी सुनसनाहट दौड़ चुकी थी। भला मैं इनके सामने कैसे बैठती? अभी मैं सोच ही रही थी कि एक मर्तबा फिर इनकी गर्जदार आवाज गूंजी कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, यहाँ आकर मेरे सामने बैठो। मैं डरते ही सहमती सी इनके साथ जाकर चारपाई पर बैठ गई। दूसरी जानी बैठी जेठ जी ने जो सवाल मुझसे किया तो मैं घबरा सी चुकी थी। कहने लगे कि अमजद तुम्हें खुश रखता है ना? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? अगर कोई भी मसला है तो मुझे बता दो, मैं इसके कान खींचूंगा। जेठ की ये बात सुनकर मैंने नफी में फौरन सर हिलाया और कहने लगी कि नहीं नहीं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, आप फिक्र मत करें। वो मुझसे मजीद भी कुछ पूछना चाहते थे, मगर मैं हांडी जलने का बहाना बनाकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद शौहर भी घर वापस लौट आए थे तो मैंने सुख का सांस लिया। इस रोज जब शौहर घर वापस आए तो काफी खुशगवार मूड में लग रहे थे। शायद जेठ ने भी इन्हें सब कुछ समझाया था, इसलिए मेरे साथ आकर काफी खुशगवार मूड में बात करने लगे। मैं चाहती थी कि अब मजीद देर ना करते हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। शादी को 1 साल होने वाला था और अभी तक हमारी औलाद नहीं थी। अब तो आस पड़ोस की औरतें भी बातें करने लगी थी कि ये क्या बात हुई भला, ना बड़े भाई की औलाद है और ना ही छोटे की। बड़ी की शादी को भी 8 से 10 साल गुजर चुके थे, मगर आज तक किसी बच्चे की हौक तक ना निकलने दी थी।
اور اب چھوٹے بھائی کی شادی کو بھی 1 سال ہونے والا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عورتوں کی باتیں سن کر تو میں بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ جیٹھانی تو خیر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس رات جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو شوہر بھی شاید اب مزید مجھ سے اپنا راز چھپا کر رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دراصل مجھے اور میرے بھائی کو ایک خاندانی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بھائی کی شادی ہوئی تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا اور مجھ میں بھی۔ شوہر کے الفاظ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ شاید شوہر اس لیے مجھ سے کتراتا تھا اور مجھ خود کو کمتر سمجھتا تھا۔ یہی کہتا کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے برباد ہوگی، میں تو تمہارے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ شوہر مزید بول کر مجھے بتانے لگا، مگر میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور بڑی اپنائیت سے کہنے لگی، اس بیماری کے تو بہت علاج ہیں۔ شوہر کی بیماری ایسی تھی کہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے تو وہ ذہنی یا جسمانی معذور پیدا ہوتے، مگر میرے شوہر نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا۔ کہنے لگا کہ ہاں کروا سکتا تھا، مگر علاج کا جو طریقہ ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ میرے لیے بڑا ہی حقارت کا باعث ہے۔ شوہر بڑا ہی بے چین سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے امجد سے پوچھا کہ آخر اس بیماری کا کیا علاج ہے؟ تو شوہر نے جو علاج مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں نے فوراً سارے جھٹک دیے تھے کہ ہرگز نہیں، میں اپنے شوہر کو ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی، بھلے ہی ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑے۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو میں ایک مثبت حل نکالنے لگی۔ میں نے اپنی دوست ایک لیڈی ڈاکٹر سے بھی اس مسئلے کے بارے میں بات کی۔ اس نے بھی اس کا بہتر یہی حل بتایا تھا۔ شوہر سے جب اس بارے میں ذکر کیا تو وہ مکمل طور پر نفی میں سر ہلا چکے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی اس علاج کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر شاید اب مجھے کچھ کرنا تھا۔ اس شان جب میرے شوہر جیٹھ شام کو واپس آئے تو سیدھا گدھی کا دودھ دھونے چلے گئے۔ دودھ نکال کر انہوں نے جیسے ہی ڈول میں رکھا تو میں نے فوراً شور مچا دیا کہ کچن میں چوہا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی تو جیٹھ دودھ کو وہیں رکھے کچن میں چلا آیا اور کہنے لگا، کہاں چوہا؟ تو وہ چوہے کو ڈھونڈ کر مارنے لگے اور میں نے اسی پل اس دودھ میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ انہیں چوہا تو نہیں ملا، البتہ مجھے دودھ مل چکا تھا۔ جیٹھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ بھرے ہوئے ڈول سے کچھ دودھ کم ہے۔ رات کو شوہر جب گھر واپس آئے تو میں مسکرا اٹھی تھی۔ لا علمی میں ہی صحیح، مگر یہی میرے شوہر کا علاج ہے۔ اسے دوائی کے طور پر پینا ضروری تھا۔ رات کو میں نے شوہر کو اس سے دودھ میں پستے بادام ڈال کر دے دیا۔ جیسے ہی شوہر نے پہلا گھونٹ بھرا تو کائی لیتے ہوئے کہنے لگے کہ دودھ خراب ہے، پھٹ چکا ہے۔ تم نے مجھے خراب دودھ ڈال کر دے دیا، مگر میں بولی کہ نہیں، آپ کے منہ کا ذائقہ ہی خراب ہے، یہ تو بالکل تازہ دودھ ہے۔ شوہر نے صرف چند گھونٹ بھرے تھے، اس کے بعد کتنی ہی مرتبہ میں نے یوں ہی گدھی کا دودھ نکال کر اپنے شوہر کو پلایا، اور جب ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تو یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ ان کی تمام تر کمی دور ہو چکی تھی۔ شوہر نے وہ رپورٹ مجھے دکھائی جب تو میں مسکرا اٹھی۔ شوہر کہنے لگا کہ یہ تو کرشمہ ہو گیا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا قدرتی طور پر ہوا ہے، مگر حقیقت کیا تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کے آنے کے بعد تو جیسے جیٹھ بھی مسکرا اٹھا تھا، ہمارے گھر میں تو جیسے رونق لگ چکی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ جیٹھ کا پتے کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے روزانہ جب وہ گدھی کا دودھ نہ پیتے ان کا کھانا ہضم نہ ہوتا۔ گدھی کا دودھ بھلے ہی ہمارے مذہب میں حرام تھا، مگر اگر دوائی کے طور پر بیماری کے لیے دودھ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور میں نے بھی اپنے شوہر کے لیے اس دودھ کا استعمال دوا کے طور پر ہی کیا تھا۔ ہمارے معاشرے کا یہ دستور ہے کہ عورت کو ساری باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر عورت بانجھ ہے، اس میں کوئی کمی ہے، تو ساری زندگی عورت کو سناتے رہتے ہیں کہ وہ بانجھ ہے، اور عورت آرام سے تانے یہ سنتی رہتی ہے، اور جو بھی عورت سے پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ مجھ میں کمی ہے، اور اس کمی کو بیان کرتے ہوئے اس عورت کی شرمندہ ہوتی رہتی ہے اور اپنی انا کا مسئلہ بھی نہیں بناتی ایسی چیزوں کو۔ لیکن وہی کمی اگر مرد کے اندر آ جائے تو وہ مرد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سب سے چھپتا پھرتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ کسی کو مت بتاؤ کہ میرے اندر کمی ہے، اور سارا الزام بیوی کو اپنے سر پر لینا کہتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی کمی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو ساری زندگی لوگوں کے آگے بانجھ ظاہر کرتی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں کہ میں بانجھ ہوں، میرے شوہر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حالانکہ زیادہ تر کمی شوہر میں ہی ہوتی ہے، لیکن بیویاں شوہر کا پردہ رکھتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بیوی بانجھ ہوتی ہے تو شوہر اس کا پردہ نہیں رکھتا، ایک ایک سے کہتا ہے کہ وہ بانجھ ہے، اور پھر فوراً دوسری شادی کا بھی سوچ لیتا ہے۔ لیکن عورت وفادار ہوتی ہے، وہ اولاد کی قربانی دے کر دوسری شادی کرتی نہیں، سوچتی نہیں، اور اسے اپنے بانجھ شوہر کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ ہمیشہ عورت کو ہی ہمارے معاشرے میں قربانی دینے کے لیے آگے کیا جاتا ہے، اور عورت ہی قربانی دیتی ہے۔ ساس کہتی ہے کہ میری بہو بانجھ ہے اور اس کے ٹیسٹ کرواتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، لیکن جب ٹیسٹ کے باری بیٹے کی آتی ہے تو ساس کہتی ہے کہ میرے بیٹے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میرا بیٹا ٹیسٹ نہیں کروائے گا بلکہ وہ دوسری شادی کرے گا۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور ہمارے افسوس ہے ہمیں کہ ہمارے معاشرے کی سوچ ایسی ہے، اور ہمیں ہمیشہ
عورت کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔